पीएचडी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी के अंदर या आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पहले से पता होना चाहिए कि आप 5 साल क्या करने वाले हो, ऐसा नहीं होता है। हेलो, राइट, आई एम डूइंग माई पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन एक्युमुलेट हो गए थे कि एमएससी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं पीएचडी के लिए, गेट या नेट में से कौन सा ठीक रहेगा एग्जाम देना, या फिर विदाउट गेट नेट भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर सेम इंस्टीट्यूट से करना है जहाँ से हमने एमएससी किया है, इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कितना स्टाइपेंड मिलता है, कितने ड्यूरेशन में हो जाती है, पीएमआरएफ के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कैसे रहता है। सो फॉर ऑल दिस यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ एमएससी से। देखो, एमएससी में आपके पास 2 चॉइस है, आइदर आप नेट का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम दो। वेल एंड गुड अगर आप दोनों देते हो, क्योंकि अगर आपके लिए जॉब प्रेफरेंस है तो आपको दोनों ही रखने चाहिए, नेट फॉर लेक्चरशिप एंड गेट फॉर पीएसयूज एंड समथिंग लाइक प्राइवेट कंपनीज वगैरह आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। अगर आपके पास दोनों नहीं है एंड स्टिल आप पीएचडी करना चाहते हो, देखो एक होता है अपन सेम इंस्टीट्यूट से करना, जैसे मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, मुझे भी हाँ मेरे गाइड ने बोला था कि आप यहाँ से कर लो, नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देखो, आप जहाँ से पीएचडी करते हो मैटर ऐसे करता है, जैसे आईआईटी में आपके पास क्या फ़ायदा है करने का, क्यों आईआईटी, यहाँ पे बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। आप जो भी अपना काम कर रहे हो थ्रू आउट योर पीएचडी, आपकी कैरेक्टराइजेशन ईजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, आपको हर चीज़ के लिए अपना सैंपल भेजना पड़ेगा कहीं पर, देन वो आपको डेटा देंगे, फिर आप उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप आईआईटीज़ या अच्छी जगह से करते हो। सेकेंड चीज़, सुपरवाइज़र ऐसे मैटर करता है कि आप जब पोस्ट डॉक करोगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना। एंड उनका थोड़ा, अगर वो प्रोग्रेसिव है तो उनका रिसर्च पेपर जल्दी जल्दी पब्लिश होगा, तो आपका भी अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज़, पीएचडी के लिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी के अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आपको पीएचडी में क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, आपका प्रोफेसर सिर्फ आपसे पूछता है कि आपको किसी चीज़ में, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर कैसा आपका थोड़ा रिसर्च का आपका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। वेल एंड गुड, अगर रहा है तो, नहीं रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको सिखाते हैं, ठीक है। पीएचडी में आपको काम करना होता है जो आप, और वो आपको आइडियाज़ देंगे, प्रोजेक्ट आपका सुपरवाइज़र आपको देगा। सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, बट हाँ वो आपको सुपरवाइज़र ही गाइड करेंगे कैसे आपको प्रोसीड करना है थ्रू ये पीएचडी। मीनवाइल आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है काम करते करते कि चलो ठीक है मैं ये कर रहा हूँ तो ऐसा कर लेता हूँ, वो फिर आपका स्टार्ट होता रहता है, ठीक है। और आप पूरे 5 साल एक ही चीज़ नहीं कर रहे होते हो। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट आपकी गाइड ने आपको दिया कि भावना आपको ये वाली चीज़ करनी है, सपोज मेरा हो गया, मेरा उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, तो आई कैन कंटिन्यू दैट कि अगर मुझे उसी में ही और थोड़ा उसको, बट अगर सपोज मुझे नहीं आता है, इसमें क्यूरियोसिटी आ रहा है, मैं कुछ और कर सकती हूँ, है ना। तो पूरे 5 साल आपको सेम चीज़ नहीं करनी होती, सेम लैब में ही, सेम सुपरवाइजर में भी आप अपना काम थोड़ा थोड़ा बदल सकते हो कि कभी मुझे इस पर काम करना है, कभी इस पर करना है। इट जस्ट कि जब आप आफ्टर पीएचडी अपना जब पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हो या फिर कहीं पे भी, तो आपका एक सेट होता है कि अच्छा आपने अपने पीएचडी में ये किया है, आपकी थीसिस बनती है। आप उस थीसिस में आप कितनी या तो वेराइटी लाना चाहते हो या फिर आप एक ही चीज़ में बहुत डीप डाउन जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, देखो एमएससी के बाद जैसे गेट और नेट आपने दिया, आईआईटीज़ का ऐसा होता है कि वो साल में 2 बार अपना फॉर्म निकालते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। वो फॉर्म जब निकलेंगे आप उसी ड्यूरेशन में ही उसको भरोगे, एंड आप अगर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो, हाँ फॉर्म भरने में आपको एक एसओपी लिखना होता है। एसओपी मतलब होता है आपका रिसर्च इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपका एमएससी में कोई बैकग्राउंड रहा है प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग, तो आप एसओपी में लिखते हो, जैसे हेलो माय नेम इज़ माय नेम इज़ भावना राठौर, आई एम फ्रॉम हेयर एंड हेयर, एंड मैंने अपना एमएससी किया है यहाँ से, मेरा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें मैंने ये काम किया है, मेरा क्यूरियोसिटी यहाँ से डेवलप हुआ है, राइट नाउ मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में, जैसे मेरा इंटरेस्ट है वाटर स्प्लिटिंग, CO2 एमिशन, वाटर प्योरीफायर्स एंड दीज थिंग्स, राइट, लाइक सोलर एनर्जी एंड वो सारा कुछ ऐसे। तब अपना एसओपी जनरेट करते हो, वो आप सबमिट करते हो जब आप पीएचडी का फॉर्म भरते हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको एंड आप अपना गेट एंड नेट जिस भी चीज़ से आप अपना अप्लाई कर रहे हो वो आप अपना उसमें करते हो। देन आपको इंटरव्यू कॉल आता है, 2-3 डेज का एक लिस्ट आती है, या तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा या फिर आपको मेल कर देंगे। प्रोबेबिलिटी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप इंटरव्यू देते हो। इंटरव्यू के लिए आपको 2 टॉपिक प्रिपेयर करने होते हैं इन आईआईटीज़, ठीक है। वो आपको जाते पूछते हैं आपने कौन से 2 टॉपिक प्रिपेयर किए, 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है। उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़े बहुत,
पीएचडी में उस इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आप कैसा बोल पा रहे हैं। एंड आपको अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा पूछेंगे कि वहाँ पे आपको अच्छा क्या क्यूरियोसिटी थी, आपने ये क्यों नहीं किया या फिर ऐसे कुछ भी है। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी किस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 5-6 साल के लिए उनके अंडर काम करना है, तो उनको जजमेंटल होना पड़ता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे हो या आगे रहने वाले हो। ठीक है, अब देखो आपको गाइड कैसे चूज़ करना है या फिर आपको आईआईटी कैसे चूज़ करनी है अगर आप आईआईटी में लेने की ट्राई कर रहे हैं तो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 1 या 2 साल में एक बार अपना फॉर्म निकालते हैं। अगर आप सिंपल स्टाइपेंड लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो थ्रू जेआरएफ। जेआरएफ में क्या होता है कि आपका स्टाइपेंड देती है सेंट्रल, तो फिक्स है कि आपको 37,000 इन हैंड मिल जाएगा, प्लस एचआरए आपको अलग से मिलता है। एंड एचआरए विल डिपेंड ऑन योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। जैसे दिल्ली का एचआरए 27% ऑफ 37,000 अगर आप हॉस्टल से बाहर में रहते हो तो। आई एम राइट नाउ इन हॉस्टल। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो पीएमआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो पीएमआरएफ के लिए अप्लाई भी आप तभी कर पाओगे जब आप पीएचडी में एनरोल कर चुके होगे। होने के बाद देन आपकी 2 एंट्रीज होगी, डायरेक्ट एंड लेटरल। तो इसका अपना अलग प्रोसीजर है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी अपन नॉर्मल वाली पीएचडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप गेट के थ्रू होते हो और आपके गेट के थ्रू आपने स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी लाइक अगर मैं राजस्थान से हूँ तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, एमडीएसयू हो गया, अगर मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जब भी उनका फॉर्म निकला ऑफिशियल साइट पे मुझे चेक करना पड़ेगा। आई अप्लाई, मेरा इंटरव्यू होगा, वहाँ पे मेरा गेट के, सपोज करो मेरा गेट के थ्रू अप्लाई हो रहा है, तो मेरा स्टाइपेंड डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट पर, मतलब यूनिवर्सिटी पे, कि वो मुझे 20,000 दे रहे हैं, 22,000 दे रहे हो। बाकी अगर आप आईआईटी और इन सब में जाओगे तो गेट और नेट का जो अपना स्टाइपेंड है वो सिमिलर है, या फिर आई थिंक सेम ही है जितना मुझे याद है। बट अगर आप बाकी जगहों पर और आप विदाउट गेट और नेट कर रहे हो पीएचडी के लिए अप्लाई, तो वो एंटायरली डिपेंड करेगा कि वो आपको कितना दे रहे हैं। जैसे 8,000 भी दे सकते हैं, 10,000, 12,000 भी दे सकते हैं, वो उसमें आप कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करो इट डजेंट मैटर कि वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या नहीं, जो भी दो आप कॉन्फिडेंट हो टॉपिक्स को लेकर, उन पे आप अपना इंटरव्यू देना पीएचडी का। एंड अच्छा ही जाता है, थोड़ा लीन होते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है उनको, एंड आपका वोकल कितना अच्छा है, फिर आप लाउड हो नहीं हो थोड़ा, और आपका समझाने का तरीका। ठीक है, समझाने का तरीका क्यों मैटर करता है, बिकॉज पीएचडी में जो आप काम करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं बहुत बार, और जो आपने काम किया होता है थ्रू दिस 1 मंथ, थ्रू 1 वीक या थ्रू 6 मंथ, वो आपको एक्सप्लेन भी करना है, राइट। तो वो अपने अकॉर्डिंग बच्चे को चूज़ करते हैं, बिकॉज बच्चे तो उनके पास कितने आते हैं। अगर मैं मेरे टाइम की बताऊँ, आई थिंक एप्लीकेशंस थी 70-80 होंगी, उसमें से उनको सेलेक्ट करना होता है 18-20। तो सीट्स इनके पास लिमिटेड होती है, सीट्स फॉर गेट अलग होती है, सीट्स फॉर जेआरएफ अलग होती है। जेआरएफ के लिए इंस्टीट्यूट को यूजुअली इतना मैटर नहीं करता है कि वो किस बच्चे को ले रहे हैं, क्योंकि स्टाइपेंड आपको सेंट्रल देती है। एंड सेकंड चीज़, जेआरएफ की, अगर आपके पास जेआरएफ का रैंक है तो आपका मतलब यूँ है कि इंटरव्यू थोड़ा लीनियंट होता है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर गेट है तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सोचेगी, क्योंकि पैसे अब उनको देना है। लाइक अगर आप गेट से कर रहे हो, आईआईटी आपको पैसे दे रही है, तो वो थोड़ा उस अकॉर्डिंग रहते हैं सिर्फ इंटरव्यू तक। बाद में आपका सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है आपकी स्टाइपेंड कहाँ से आ रही, बाद में दोनों एकदम सेम हो जाते हैं। इनफैक्ट पीएमआरएफ, जेआरएफ, गेट तीनों एक ही लैब में काम कर रहे होते हैं, उनके स्टाइपेंड अलग अलग जगह से आ रहा होता है, अब वो मैटर नहीं करता है। ठीक, पीएमआरएफ के लिए अपनी अलग स्टोरी है, वो कभी मैं बताऊँगी। ओके, तो आपने एनरोल कर दिया। फर्स्ट एक और चीज़ मैं बता दूँ, पीएचडी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी के अंदर या आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पहले से पता होना चाहिए कि आप 5 साल क्या करने वाले हो, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार यहाँ पर पीएचडी में एनरोल करते हो, एनरोल के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पीएचडी से वो स्टाइपेंड जनरेट हो जाता है, मिलता नहीं, जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आपका जो सुपरवाइज़र है वो किसी सीनियर पीएचडी स्टूडेंट के अंडर आपको असाइन करेगा फॉर फ्यू मंथ्स, 3-4 मंथ्स, जब तक आप सीख रहे हो कि इस लैब में कैसे काम होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। अदरवाइज आप एकदम से न्यू जगह जाओगे तो आप नहीं उसमें कर पाओगे ना, आप काम तो छोड़ो, आप अपना लैब जाने आपको अच्छा लगेगा कि एकदम से न्यू जगह है ना। तो वो न्यू जो भी पीएचडी सीनियर जो आपके होते हैं 3 to 4 ईयर्स इनको हो जाते हैं, वो उनको असाइन करते हैं आपको। देन आप थोड़ा काम सीखते हो, उनकी हेल्प करते हो, धीरे धीरे आप यू गेट टू नो कि आपको कैसे स्टार्ट करना है,
फिर आपको इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको सुपरवाइजर देगा कि भावना तुम्हें ये करना है, बिकॉज आपको काम वही करना है जो उस लैब में चल रहा है। आप अगर अपना डिफरेंट काम करना चाहोगे तो उसमें आपकी गाइड आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर उस गाइड को उस फील्ड में इतना नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए नॉलेज तो लेगा नहीं, है ना। तो फिर वो एंटायरली आपके पास हो जाएगा। फिर आप उस लैब में क्यों आए हो, क्योंकि लैब में आना इट्स योर चॉइस। जब आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू के बाद आपको एक पेपर मिलता है जिसमें आप 3 प्रेफरेंसेस लिखते हो कि आपको इस इंस्टीट्यूट में किस गाइड के अंदर जाना है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर गाइड। ऐसे रैंडमली नहीं देते हैं कि किसी के भी अंदर डाल दिया, है ना। तो उसमें आपको अपना चूज़ करना होता है। आपको एमएससी में सिर्फ और सिर्फ इतना चूज़ करना है कि आपको पीएचडी फिजिकल डिपार्टमेंट में करनी है, इनऑर्गेनिक में करनी है या ऑर्गेनिक में करनी है। सेकंड, आप क्या डिसाइड करोगे, आपको आईआईटी से करनी है या स्टेट यूनिवर्सिटी से। स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका ये है कि आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, बट पीएचडी में आपके जितने रिसर्च पेपर होने चाहिए, क्योंकि मेन पीएचडी क्या है, इट डजंट अबाउट डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं। आपका जो थीसिस सबमिट हो गया है, उस थीसिस सबमिट होने में आपके पास कितने रिसर्च पेपर्स हैं, गाइड आपका कितना उसका फेम है, कितना नाम चलता है, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, बिकॉज पोस्ट डॉक में वो हेल्प करेगा आपको, या फिर आप कहीं भी अप्लाई करोगे उनका रिकमेंडेशन काम आएगा। और एमएससी का गाइड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सपोज पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके एमएससी वाले जो सुपरवाइजर है वो आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाले हैं। थोड़ी बॉन्डिंग में वहाँ से अच्छी होती है। दूसरा, अगर सपोज आप पीएमआरएफ के लिए कर रहे हो तो उनका रिकमेंडेशन चलेगा। आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो आपका जो अपकमिंग जो सुपरवाइजर है वो भी आपको एमएससी वाले सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करेंगे कि इनका कैसा बैकग्राउंड है, कैसे रहते हैं लैब में, सिंसियर है नहीं है, बिकॉज वो भी तो थोड़ा देखेंगे ना कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, राइट। तो आपको अपने सुपरवाइजर से हमेशा हमेशा बना के रखनी है। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप अपना सेपरेट काम करो, थोड़ा अच्छे से बना के रखो, एक सिंसियर रहो। और सारे टीचर्स, सारे प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं। जो भी आप सुनते हो कि आईआईटी में थोड़े रूड होते हैं प्रोफेसर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे भी 1 मंथ हो गया है। लीनियंट होते हैं सब लोग। देखो, डांट हर जगह पड़ती है, थोड़ी बहुत हर जगह थोड़ा बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है वो। अगर आप जहाँ से आप एमएससी कर रहे हो वहाँ से पीएचडी करोगे तब भी थोड़ा बहुत तो होगा, बिकॉज वो अगर आपको स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे तो 5 ईयर्स बाद जब अपना वाइवा और वो एसओपी और ये सब जो दे रहे होंगे ना वहाँ पर, पूरी अपनी कंप्लीट थीसिस सबमिट करोगे, जब एक्सटर्नल आता है वो जब आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, तो आप वो चीज़ नहीं झेल पाओगे, है ना। तो तब तक एक पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है जो आपकी जर्नी रहती है उस बीच। ओके, सो मैंने आपको ये बताया कि आपका प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता है एमएससी में, बट हाँ अगर रहता है तो एक अच्छा रहता है कि हाँ ठीक है, एक आपको पता है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। बिकॉज आप किसी भी पीएचडी में आपने एनरोल किया, आपने सपोज एमएससी में कुछ भी नहीं किया, आपको लैब का कुछ आता ही नहीं है, नो डाउट वो आपको सिखा देंगे, बट कितना सिखाएंगे, वो आपको फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वैसा वाला चीज़ है ना। सेकेंड चीज़, आपको आपका गाइड हेल्प करता है फॉर योर प्रोजेक्ट, फॉर योर रिसर्च पेपर, एंड जो भी आपका चल रहा होता है आप हर वीक उनको रिपोर्ट करते हो कि सर मेरा ऐसा ऐसा काम चल रहा है, इतना प्रोग्रेस है, बट इस चीज़ से मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर उनको लगता है ये डायरेक्शन सही नहीं जा रहा है, वो आपको स्टॉप भी कर देंगे कि रबी रुक जाओ, थोड़ा और पढ़ लो इस बारे में, देन प्रोसीड करते हैं, ठीक। टाइम लगता है, बट सब कुछ आपको ही नहीं करना है। ये आपको सुपरवाइजर मिला है, दैट इज़ फॉर अ रीज़न। एक और चीज़ अपन ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। देखो, अब गाइडलाइंस में तो लिखा होता है कि 3 to 7 ईयर्स में आपकी हो जाती है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। कहीं पे भी कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है कि 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, या फिर 2 रिसर्च पेपर और थीसिस सबमिट और फिर आपकी पीएचडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर सुपरवाइजर, पीएचडी सुपरवाइजर, कि उनको सबमिट करना है नहीं। अब सपोज आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी में 5 ईयर्स इज़ मैंडेटरी। 5 ईयर्स से पहले आपको मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि 5 ईयर्स से पहले आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई है, टाइम लग ही जाता है, बट 5 ईयर्स में आपका 5-6 आपका हो जाना चाहिए। अब आप काम ही नहीं कर रहे हो तो वो सुपरवाइजर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सबमिट ही नहीं कर रहे हो अपने थीसिस, बट 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं। आप अपना थीसिस सबमिट करते हो, रिसर्च पेपर्स, मेरा ऐसा मानना है अगर आप थोड़ा भी काम करते हो, आपके 6 to 7, 8, 9 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रिसर्च पेपर पब्लिश करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री में कभी भी कोई वेस्ट नहीं होता। सपोज आपने कोई रिसर्च किया, आपका वो अच्छा से चल रहा है एकदम, उसका जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो रिजल्ट उसका आ गया है, ठीक है, तो वो आपका एक रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो गया
आपके थीसिस में काम भी आ गया, लेकिन सपोज करो इन द एंड उसकी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, तो आपका ये सब सारा है ना, ये एक बार को आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया कि अब आपको नए से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए पीएचडी थोड़ा लंबा चला जाता है। बट ये वेस्ट नहीं है, बिकॉज समवेयर आप सीख ही रहे हो आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है ना, वो करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो स्टार्ट करोगे वो आपका बहुत अच्छा ही जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट टेक्स योर टाइम एंड पेशेंस। टाइम लगता है चीज़ें सही होने में, इट्स फाइन। आई गेस कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया है, स्टाइपेंड का बता दिया है। एंड हाँ, स्टाइपेंड एक और चीज़, तुरंत नहीं आती है, 3-4 महीने के बाद आती है, बट वो सारी एक साथ इकट्ठी होकर आती है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो वो दे देंगे। आप अपना बस काम पे करो। स्टार्टिंग है पीएचडी में फॉर 1 ईयर आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2+2। आप किसी भी डिपार्टमेंट के कोई से भी 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, आपको बस उनको अच्छे से पास करना होता है। उसमें जैसे जस्ट लाइक योर एमएससी एग्ज़ाम, आपको उनको अच्छे से करना होता है एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छे से देना होता है, अटेंड करनी होती है क्लासेस। एंड जैसे आपका एमएससी फाइनल ईयर में चल रहा होता है ना कि अपने पास 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, सेम आपका 1 ईयर तक थोड़ा सिमिलर चलता है। एंड मीनवाइल आप थोड़ा थोड़ा लैब का आप सीखते हो कि कैसे क्या करना है। हाँ, एक और चीज़, जिन बच्चों को ये डाउट है कि सपोज़ मेरे लैब मेरे 5 ईयर्स हो गए, मेरे थोड़ा बहुत काम भी मैंने अच्छे से कर लिया, मेरा प्रोफेसर मुझसे इम्प्रेस्ड है, लेकिन मेरे पास रिसर्च पेपर्स नहीं है, तो मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी या नहीं? हाँ, हो जाएगी। अगर आप, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक उनका क्या है, वो आपको कंप्लीट कर देंगे। बट अगर आपके पास रिसर्च पेपर्स नहीं होंगे तो आप बाद में क्या दिखाओगे, है ना। पीएचडी तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, नो डाउट। ऐसा कुछ वो रूल नहीं है कि हाँ 2 रिसर्च पेपर्स वगैरह ऐसे होंगे। पीएचडी आपकी कंप्लीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिसर्च पेपर्स आपको बाद में काम आएंगे। जब आप अप्लाई करोगे तो हर रिसर्च पेपर का अपना काउंट होता है, कौन से जर्नल में आपका पब्लिश हुआ है, कितना क्या है, तो वो सब काउंट होता है जब आप अप्लाई करते हो फॉर बीइंग अ प्रोफेसर और समवेयर लाइक फॉर पोस्ट डॉग, आई गेस। जब आप बाद में अप्लाई करोगे तो काउंट होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप कि मैंने आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को रिजॉल्व किया हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।